हमारी राजनीति ने कभी देश को महाशक्ति बनाने की तरफ अपनी ऊर्जा, अपना विजन नहीं लगाया। आपके दूतावासों पर हमले होते हैं, आपके जो घोषित देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको पनाह खुलेआम सरकार दे रही है। बड़े सज्जन देश में कभी किसी पार्टी के प्रधानमंत्री को सबसे बड़े करीबी रहे, वो कहते हैं कि भारत में कोई चीनी स्वरूप का दिखाई देता है, कोई दक्षिण एशियाई दिखाई देता है, कोई अफ्रीकी दिखाई देता है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से डर कर रही है क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। संविधान को मजबूत करने का काम एक निजी व्यक्ति के रूप में जितना इस दौर में मैंने देखा है शायद ही हुआ हो। बंबई विस्फोट आप भूल गए हैं, आप बनारस में विस्फोट भूल गए, आप दिल्ली के विस्फोट भूल गए। दरअसल भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन में सबसे पहले मेरी कामना थी कि इन चुनावों में देश को मजबूत, स्थिर, निर्णायक और डिसिसिव सरकार वो दें। इसकी वजह मैं बताऊं, पिछले कुछ दिनों से यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही थी कि कैसे देश की बाहरी ताकतें भारत को कमज़ोर करने के लिए अपने अपने माध्यमों से बहुत सशक्त रूप से लगी हैं, और इसके ठोस प्रमाण भी आप देखेंगे। कल का अखबार में पढ़ रहा था, मैंने खबर पढ़ी कि कैसे एक भारत का पड़ोसी मुल्क जो आज दुनिया का अपने को स्वघोषित चौकीदार और नया मुख्तार, नया बड़ी ताकत मानता है, वो भारत के बंगाल की खाड़ी की बेस में बांग्लादेश से बात करना चाहता है और वो एक पनडुब्बी बेस बनाना चाहता है। 3000 करोड़ लगाकर बना चुका है लगभग। इसके अलावा श्रीलंका में हबन टोटा में 300 हेक्टेयर में वह सिटी और शहर बना रहा है। आप मालदीव की हालत देख रहे हैं, पाकिस्तान के ग्वादर में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, श्रीलंका में आप देख रहे हैं। आप जरा भारत के नक्शे को आप ध्यान से देखें तो भारत को चारों तरफ से घेरने की एक कोशिश ये 77 से चल रही है। वह मुल्क 77 में भारत के बराबर ही था, कई चीज़ों में भारत उनसे आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे था, पर हमारी राजनीति ने कभी देश को महाशक्ति बनाने की तरफ अपनी ऊर्जा, अपना विजन नहीं लगाया। हम आपस में लड़ते रहे, देश हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा बने, ये शायद उस वक्त लोगों ने निगाह नहीं डाला। उसका असर क्या हुआ? आपकी 4000 किलोमीटर की सड़कें जो उस देश से लगी हुई, उस पर आप सड़क न बना पाए, आपको चारों तरफ से इनसर्किल करके भारत को आगे न बढ़ने दिया जाए, ये रणनीति उस देश की चलती रही 77 के बाद। उसके बाद एक दूसरा मुल्क है आप देख रहे हैं आजकल, जहां इस देश को तोड़ने वाली देश तोड़क ताकतें जो है सबको प्रश्रय मिला हुआ है। आपके दूतावासों पर हमले होते हैं, आपके जो घोषित देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको पनाह खुलेआम सरकार दे रही है। और दुनिया के जो पहले पश्चिमी देश अपने को ताकतवर महसूस करते थे, वो किसी कीमत पर नहीं चाहते। वो सब चाहते हैं कि भारत एक कमज़ोर देश बना रहे, उनके पीछे चलने वाला मुल्क बना रहे। तो हमारी कामना सबसे पहले प्रभु श्री राम से थी कि दुनिया में जो भारत आज तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है, भारत आज चांद पर पहुंच रहा है, भारत आज मंगल पर दस्तक दे रहा है, भारत आज हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। भारत की इकोनॉमी, जितनी सारी इंटरनेशनल एजेंसी, IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक और सारे देश के दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो मान रही है कि सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ यही मुल्क है। यही मुल्क दुनिया के आर्थिक विकास को एक नई रोशनी दे रहा है। उस बढ़ते हुए भारत को कैसे कमजोर कर सके, इसके लिए जिस बड़े पैमाने पर विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, उनका जो जलन राग है, इसलिए मुझे लगा कि कम से कम अपने मुल्क के लिए मैं प्रभु श्री राम से निजी प्रार्थना तो अपने लिए बाद में करूं, पर पहला मैं प्रार्थना ये करूं कि हे भगवान श्री राम, हमारे मुल्क में हमारी जो राष्ट्रीयता, जिन लोगों ने देश को कुर्बानी देकर खड़ा किया है, हम उनको तो स्मृति करें, याद करें। आपको आश्चर्य होगा, इन्हीं से बयानों के बीच एक बड़े सज्जन देश में कभी किसी पार्टी के प्रधानमंत्री को सबसे बड़े करीबी रहे, वो कहते हैं कि भारत में कोई चीनी स्वरूप का दिखाई देता है, कोई दक्षिण एशियाई दिखाई देता है, कोई अफ्रीकी दिखाई देता है। ऐसा देश तोड़ने का प्रयास चलना चाहिए। एक उसी पार्टी के बहुत, वो भी एक पूर्व प्रधानमंत्री के सबसे
अगर हिंदी में अपनी भोजपुरी भाषा में कहूँ तो लंगोटिया यार माने जाते थे, केंद्र में बड़े प्रभावी पदों पर रहे। वो कह रहे पाकिस्तान से डर कर रही है क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। हम इस मुल्क में चुनावों में क्या हम इतनी चीज़ें भूल गए हैं कि देश रहेगा तभी चुनाव होंगे, देश पहले तब चुनाव। तो देश में एक मजबूत और स्थिर और निर्णायक सरकार चाहिए जो देश को इस गति से ले जा सके। मैंने इसके लिए प्रार्थना की। प्रभु श्री राम के दरबार में थे, लेकिन जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है उसको लेकर राजनीति हो रही है, और ये चुनाव के दौरान ये बार बार कहा जा रहा है कि मंदिर के जरिए एक पार्टी विशेष के द्वारा वोट मांगा जा रहा है, वोट की राजनीति है ये। दरअसल मैं दो चीज़ आपको बता दूं। तो क्या भगवान श्री राम का मंदिर वाकई आप मानते हैं कि वोट की राजनीति? ये सबसे दुर्भाग्य है। और वोट की राजनीति के लिए अगर भगवान श्री राम का मंदिर है तो याद करिए एक ऐतिहासिक घटना जो देश भूल गया है, मैं दिलाना चाहता हूँ। इस देश में नैतिक राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक हुए हमारे जो समाजवादी चिंतक, समाजवादी दर्शन के बड़े जानकार, और उनके बारे में क्या उनकी विद्वता को बताऊं, आचार्य नरेंद्र देव। आज लोग उनको याद नहीं करते। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर सबके और बड़े विद्वान लोगों में देश के हुए। जब सोशलिस्ट पार्टी ने तय किया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, तो आचार्य नरेंद्र देव ने इस देश को पहला नैतिक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, तो उन्होंने इस्तीफा दिया कि जब मैं कांग्रेस से अलग हो रहा हूं तो मुझे विधायक की पद भी छोड़ देना चाहिए। वो पहली घटना है। उनके साथ 10-12 लोगों ने शायद छोड़ा था। उनके खिलाफ तब की कांग्रेस पार्टी ने बाबा राघव दास को चुनाव लड़ाया। वहीं फैजाबाद के आसपास चुनाव ये हुआ। बाबा राघव दास इसी उस पर चुनाव लड़े कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा। आप उस वक्त के पोस्टर निकालिए। आचार्य नरेंद्र देव को कितनी गालियां दी गई, कितने अपशब्द कहे गए उसे महान व्यक्ति के लिए। पंडित नेहरू जी ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि अगर हमारे साथ आचार्य नरेंद्र देव जी अहमदनगर में नहीं होते तो मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिख रहा था इसकी बड़ी जानकारी, बड़ी चीज़ें हमें शायद नहीं मिलती। वो इस किस्म के विद्वान थे। वैसे भद्र आदमी, वैसे नैतिक आदमी, वो मार्क्सवाद के भी पंडित कहे जाते थे, वो बौद्ध धर्म के आचार्य थे। इतना शिष्ट मर्यादित व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति में विद्वान कोई हुआ नहीं। उन्होंने नैतिक स्टैंड लिया था। उनके खिलाफ बाबा राघव दास को चुनाव लड़ाकर उनको अपशब्द कहे गए। उन दिनों के पोस्टर निकालिए, पैम्पलेट निकालिए। कोई पूछे तो कि भगवान राम का मंदिर बनवाने का तो आपने उस 52-51 में जो ये उपचुनाव हुए थे इनके आचार्य नरेंद्र देव को हराने के खिलाफ, जो आपने राघव दास जी को खड़ा किया, तब आप लड़े थे, आपने आश्वासन दिया था। ये किसी को याद है आज मुल्क में? ये पूछना चाहिए, पर वो कर नहीं सके क्योंकि उनके लिए कन्विक्शन नहीं था। दरअसल मैं इसको पार्टी और किसी और से जोड़कर नहीं देखना चाहता हूँ। इस देश के महान नेताओं में एक हुए, फैजाबाद ही उनकी भूमि थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि भगवान राम, कृष्ण और शिव इस देश की पूर्णता के प्रतीक हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि दुनिया के किसी देश में चले जाइए, वहाँ के जो लोक नायक हैं, जो इस तरह के महापुरुष हैं भगवान राम की तरह, उनके जो लोक नायक हैं, सबकी भव्य मूर्तियाँ, प्रतिमाएं और भव्य प्रतीक स्थल हैं। भारत में ये बनने में 500-700 साल लग गए। तो हमें तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति अगर करनी है तो 52-51 में जब आचार्य नरेंद्र देव को आपने हराया था, तब याद करिए कि आपने क्या क्या आश्वासन दिया और कितनी क्रूर भाषा में, और हिंदुस्तान के सबसे नैतिक और मर्यादित आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ आपके विशेषण क्या थे, एडजेक्टिव क्या थे। राजनीति में भाषा का स्तर कितना आपने गिराया, आपको याद करना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि मंदिर को लेकर जिस तरह से राजनीति हुई, लंबे समय से राजनीति हुई, और जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और इसके बाद से ही राजनीति का दौर चल रहा है, और साफ साफ कहा गया कि नहीं, ये तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये वोट बैंक से। आप मानते हैं? मैंने आपसे कहा कि मैं ये निजी बातचीत, निजी राय आपसे साझा कर रहा हूं, और मैं मानता हूं कि कुछ चीज़ें राजनीति से इतर होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रीयता, देश रहेगा तब ना हम राजनीति करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारे लोक नायक, राम को आप देखें, राम जैसा मर्यादित व्यक्तित्व कहाँ है। वह देश के सारे हिस्से में, सारे समुदायों में किस रूप में स्वीकृत है, लोक मानस में जिंदा है।
उनके इश्यू पर विवाद करना इससे अप्रिय चीज नहीं हो सकती। और राम के जीवन से अगर हमें सीखना है तो मैं 2-3 चीजें आपको बहुत संक्षेप में बताऊं। राम से क्या प्रेरणा हम ले सकते हैं। राम जिनको शाम तक पता था कि मैं कल अयोध्या का सम्राट हो रहा हूं, उनको सुबह कहा गया आपको 14 वर्ष का वनवास है, चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं, उसी स्पिरिट में उन्होंने लिया। और सारे रजवाड़े उन दिनों के सामने आए कि आप हमारे यहां से होकर के जंगल जाइए। कहा कि नहीं, मैं सचमुच के जंगल से जंगल जाऊंगा। जितने आप देखिए, कौशल्या उनके ननिहाल थी, कौशल राज, अयोध्या उनकी सम्राट थी, ससुराल थी विदेह जनक, और सारे रजवाड़े परिचित। पर कहीं उन्होंने किसी से मदद नहीं ली। मदद किससे ली? जंगल में रहने वालों से, आदिवासियों से, बिल्कुल जो दूसरे समूह के लोग थे उनको साथ बनाकर अपनी ताकत से लड़े। तो एक व्यक्ति जीवन में कैसे अपनी राह बना सकता है, अपने संकल्प से राह बना सकता है, राजसी ठाट बाट छोड़ करके अपनी दुनिया अपने शर्तों पर बना सकता है। राम से बड़ा नैतिक प्रतीक उदाहरण कौन है? और रावण से भी जब उनका ये विवाद हुआ, सीता का जब अपहरण हुआ, तो पहले उन्होंने संदेश भेजा, कहा कि आपने गलत काम किया है, आप लौटा दें। रावण के परिवार में बड़े पैमाने पर लोग कहने लगे सबसे बड़ा काम आपने गलत ये किया है। इतना मर्यादित व्यक्तित्व। राम मनोहर लोहिया जैसे हमारे चिंतक और मनीषी राजनेता ने कहा कि इतना मर्यादित व्यक्तित्व हिंदुस्तान में कोई दूसरा है ही नहीं। और दुनिया के साहित्य में आप ढूंढ लीजिए, शायद ही ऐसा कोई मर्यादित व्यक्तित्व मिले। उस व्यक्ति के बारे में राजनीति हो, इससे दुर्भाग्य किसी देश के लिए और कोई बात नहीं हो सकती। मेरा सवाल ये है कि बार बार विपक्ष की ओर से एक आरोप यह लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आ गए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मैं देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप क्या चल रहे हैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर निजी मत से आप पूछें तो जिस व्यक्ति ने बाबा आम्बेडकर को सबसे अधिक प्रतिष्ठित करने का काम किया, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब संविधान दिवस देश भर में मनाए जाने की शुरुआत उन्होंने की। संविधान दिवस मनाए जाने की बड़े पैमाने पर आयोजन उन्होंने किया। जहां जहां बाबा साहब रहे, जहां उन्होंने अपना जीवन छोड़ा, उन जगहों का भव्य प्रतीक स्थल किसने बनाया? और बहुत सारे उनके आरक्षण से लेकर सामाजिक मजबूती, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को दें, इतने कदम सरकार ने उठाए। उस व्यक्ति के बारे में अगर ये राजनीतिक आरोप है तो उस पर मुझे नहीं कहना। काम, लेकिन गांधी ने कहा था हमारे यहाँ, काम बोलता है। तो जिस व्यक्ति के बारे में आप ये कह रहे हैं कि आरोप लग रहा है, उस व्यक्ति ने तो जितना संविधान को मजबूत किया है, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, पर मैं इस पर यही कह सकता हूँ कि संविधान को मजबूत करने का काम एक निजी व्यक्ति के रूप में जितना इस दौर में मैंने देखा है शायद ही हुआ हो। और बाबा आम्बेडकर को भी जो महत्व इस दौर में मिला है, आप बता दें कि कब उनको महत्व मिला। उनको तो टिकट तक नहीं मिला था। उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक पार्टी इस देश की रही, वो क्या स्थिति उन्होंने अपने यहाँ उनके लिए रखी थी, आपने देखा। उनको भारत रत्न कब मिला, ये कोई पूछे? उनको सम्मान ये मिला कब? पटेल साहब को कब भारत रत्न मिला? ये तो कोई पूछे। पर मैं इस पर निजी राय ही रख सकता हूं आपके सामने। सवाल ये है कि बार बार विपक्ष की ओर से मेरा फिर से एक सवाल है कि विपक्ष की ओर से एक राजनीतिक आरोप लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार आ गए तो रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है कि भाजपा और एनडीए के नेतृत्व में अगर सरकार बनी तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। क्या आपको क्या लगता है? मैं निजी तौर पे ही जानना चाहता हूं। दरअसल निजी ही मैं अपना मत दे सकता हूं। मैं यह संभव आरोप जो लगते हैं, जो कभी होने वाले नहीं है, तो 14 के पहले भी हम लोग देखे थे। आपको याद होगा कि आने के पहले ही आरोप लगते थे कि ऐसा हो जाएगा। पर आप अगर, क्योंकि मैं एक देश की समस्याओं का एक गंभीर पाठक हूं, और मैं कह सकता हूं कि रिजर्वेशन को जितना मजबूत इस दौर में मजबूती मिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीटों को बढ़ाने में, बच्चों के दाखिला में, शिक्षकों की नियुक्ति में, सरकारी नियुक्तियों में, ये तो आप पूछिए जो लोग सरकार में है, इतने स्टेप्स उठे हैं और रिजर्वेशन को इतनी मजबूती देने का काम तो शायद इसके पहले इस पैमाने पर हुआ हो, या आप दोनों कंपेयर कर सकते हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के वहाँ स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो 40 जवानों की आतंकवादियों द्वारा जो शहीद हुए थे उसके सिक्योरिटी पर, उसके इंटेलिजेंस फेलियर पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, और वो यह भी संदेश जाहिर कर रहे हैं कि भारत द्वारा कोई सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया था। दरअसल मैं स्तब्ध होता हूँ कई बार, और ऐसे बयानों को पढ़ करके मुझे निजी तौर पर आत्मग्लानि होती है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति क्या बयान देता है और क्या कहता है इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं इस मुद्दे पर बताना चाहता हूँ। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि देश है तब राजनीति है। आज लोगों ने या ऐसे बयान देने वालों ने यह तय कर लिया किसी कीमत पर हमारे पास पहले सत्ता हो, अब भोग के लिए सत्ता, देश को बनाने के लिए नहीं। क्योंकि जो लोग ये बयान देते हैं, मैं एक किताब आपको दिखाने की अनुमति चाहता हूं, ये लगभग 2 वर्ष पहले आई, और इन विषयों पर जो सबसे प्रामाणिक और बेहतर ढंग से और अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ जो व्यक्ति लिखते हैं वो राहुल पंडित हैं। ये किताब है पुलवामा पर, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, पाकिस्तान का है। ये आदमी कैसे आकर वहाँ कश्मीर में रहता था, हाउ द पुलवामा केस वॉज क्रैक, और इस पूरे केस की कैसे क्रैक किया गया, कैसे इसकी पूरी सूचनाएं मिली, कैसे पाकिस्तान ने क्या किया था और कैसे भारत ने क्या कार्रवाई की, उस पर भी थोड़ी सूचना है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि पहले के चुनाव में जब हम लोग युवा थे, छात्र थे, तो हर पार्टी से सुनते थे कि पहले देश है, पहले देश की बात, देश हित पर सबका मत एक होता था। मैं पुलवामा पर आने के पहले एक चीज और आपको बताऊं कि इस देश को कैसे ड्रग्स का सेंटर बनाया जाए, यह तो पिछले 30-35 वर्षों से चल रहा है ना। कैसे अफगानिस्तान से लेकर, पंजाब से लेकर के, और कैसे देश के अन्य हिस्सों से होते हुए होकर के नॉर्थ ईस्ट तक ले जाया जाए और साउथ ईस्ट एशिया के देशों तक। इसमें दुनिया की वो बड़ी ताकतें जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं वो तो लगी है ना। ये 30-35 वर्षों, 40 वर्षों से है ड्रग कार्टेल का कैसे रास्ता है। इधर हुआ है पिछले कुछ वर्षों से कि जो हजार करोड़ खेप के ड्रग्स आ रहे हो पकड़े जा रहे हैं। ये पहले भी आते थे। अभी लेटेस्ट सूचना आपको दे रहा हूं, 2 मई की ये खबर है कि कैसे इसी दरियागंज, दिल्ली के दरियागंज से 700 करोड़ रुपए अफगानिस्तान भेजे गए। ये सारा हवाला से जाता है। हवाला पर भी क्रैक कब शुरू हुआ? 14 के बाद 3 लाख फर्जी कंपनियों पे कार्रवाई हुई जो हवाला पैसा क्रिएट करती थी, और सारा हवाला मनी कैसे भारत को, टेररिज्म को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। और ये सारी दवाएं आती हैं भारत को तोड़ने के लिए, हवाला का इसी दिल्ली में चलता था। इस किताब में आप पढ़ेंगे, इस किताब के एक एक पेज की एक एक सूचना पढ़ करके अगर आप देश समाज के भविष्य के बारे में सरोकार रखते हैं, अपने मुल्क से प्रेम रखते हैं, तो आप चिंतित होंगे कि हमारी राजनीति किधर जा रही है। मैं आपको बताता हूँ इसके 2-3 पैरा। जैसे लिखा है इस किताब में, कई चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। एक तो जो लोग भी पुलवामा पर इस तरह की बात करते हैं, उनको अगर सचमुच इस देश में जागरूकता है तो ऐसे लोग चाहे किसी भी पक्ष के हों, उनको राजनीति से हाशिए में जाने के लिए जनता को बाध्य कर देना चाहिए, क्योंकि वो देश की अखंडता से समझौता कर रहे हैं। जिन चीज़ों पर बहस और विवाद नहीं होना चाहिए उसको खड़ा कर रहे हैं। और अगर इसके लिए भी वो प्रमाण जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है, तो ऐसे किताबों को पढ़ें जो बिल्कुल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस पर आधारित हैं। ये मैं आपको पुनः बताऊं कि क्या हुआ इस देश में। वो लिखते हैं एक जगह कैसे कि पेज 58-59 पर है, 60, 61, 62, 63 पर, कि 90 के बाद किस तरह से एक गिलगिट बाबा था जो सारी चीज़ों का सूत्रधार बना हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में नए ढंग से इंसर्जेंसी आई उसका मुख्य व्यक्ति था। 70 बार वो क्रॉस किया हथियार, एक्सप्लोसिव और सब टेररिज्म लेकर, और केंद्र यहाँ सोता रहा। क्योंकि वहाँ से, इस किताब में उल्लेख है, वहाँ से जो रिपोर्ट्स आती थी आपके इंटेलिजेंस से, तो उस रिपोर्ट में होता था कि भाई इस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान से ऐसे टेररिस्ट आ रहे हैं और ये भारत को तोड़ने की बड़ी साजिश चल रही है। पर केंद्र में 90 के बाद
जो मिली जुली सरकारें थीं उनको रिपोर्ट देखने की फुर्सत नहीं थी, उनको गद्दी चाहिए, पद चाहिए, इसमें सारा समय लगा। इसके प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं। मैं कोई आधारहीन बात नहीं करता और मेरा किसी भी राजनीतिक दल से इस रूप में कोई सरोकार नहीं। मेरे लिए देश पहला है, इसलिए मैं आज आपसे व्यतीत होकर ये कह रहा हूं। आप इसमें एक एक लाइन पढ़ें कि 1989 इस किताब में क्या लिखा है। पहला मैं आपको बताऊं, द फर्स्ट बिग विक्ट्री फॉर द मिलिटेंट्स एंड द फर्स्ट डेथ नेल फॉर इंडियाज पोजीशन इन कश्मीर केम इन December 89 आफ्टर मिलिटेंट्स किडनैप्ड रूबिया सईद, द डॉटर ऑफ द देन यूनियन होम मिनिस्टर एंड कश्मीरी पॉलिटिशियन मुफ्ती मोहम्मद सईद। और सरकार ने सरेंडर कर दिया। उसके पहले कि फारूक अब्दुल्ला को बताया गया, केंद्र सरकार ने कुछ सूचना भेजी तो उन्होंने कहा यहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं है, जबकि हत्याओं पर हत्याएं हो रही थी। मैं आपको 25 घटनाएं इसमें से गिना सकता हूं कि किस तरह से, मतलब जिन चीज़ों पर विवाद की बात आप कह रहे हैं, जिनकी चर्चा हमें अपने देश हित में, एक देश प्रेमी होने के कारण नहीं करना चाहिए कि हमारी अतीत की सरकारें कितनी कमज़ोर रहीं कि उन्होंने इनवाइट किया इस तरह का टेररिज्म कि देश में कहीं भी हमला हो सकता था। और टेररिस्ट फ्रीली आते जाते थे, कैसे बंगाल से होकर फ्रीली आते जाते थे, कैसे दिल्ली में उठरते थे, सारी चीज़ें इस दस्तावेज में। तो मुझे आश्चर्य है कि जो लोग, जिनसे अपेक्षा की जानी चाहिए कि इन बातों को रखें, समाज को बताएं, इस पर लोगों को एडुकेट करें कि एक्चुअल हालत क्या थी, वो भी कोई नहीं कहता। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये देश रहेगा तभी राजनीति होगी। देश, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अगर देश के बारे में ऐसे सवाल उठाएं तो जनता को सोचना पड़ेगा। एक जमाना था, याद रखिएगा, जब रामधारी सिंह दिनकर पंडित जी के बड़े प्रशंसक थे और कांग्रेस से ही सांसद थे, 2 बार शायद या 3 बार सांसद राज्यसभा में रहे। पर 62 का जब युद्ध हुआ तो उन्होंने बड़ी निर्णायक कविता लिखी थी जिसका अर्थ था, हे ईश्वर, युधिष्ठिर को आज लौटा दो, हमें अर्जुन और गांडीव दो। पंडित जी युधिष्ठिर के प्रतीक माने जाते थे कि वो शांत स्वभाव के और शांतिपूर्ण चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से चीज़ें की। पर वो व्यक्ति जो पंडित जी के सबसे एडमायरर थे, पंडित जी पर किताब लिखी थी, उन्होंने कहा कि भाई समय की ये मांग है, वक्त का तकाजा है कि आज हमको अर्जुन और गांडीव दो। ये आज लोगों को तय करना चाहिए कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें आपको घेर रही हैं, आपको आगे बढ़ते भारत को रोक देना चाहती हैं, तो आप क्या चुनेंगे, यह आपका, आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा। निर्णायक सरकार, मजबूत सरकार ही देश को ऐसी विषम परिस्थितियों में एक नए रास्ते, नए मुकाम 47 तक देश को विकसित भारत बनाने की ओर ले जा सकती है। ये तो सामान्य समझ एक निजी व्यक्ति के रूप में, थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ता जानता हूँ उसके रूप में मेरी अपनी है। मणिशंकर अय्यर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का, भारत को चाहिए कि पाकिस्तान का सम्मान करे क्योंकि उनके पास भी एटम बम है। मैं किसी व्यक्ति की किसी टिप्पणी पर ना कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इसका अर्थ ये समझता हूँ कि हमारे गांव में एक बड़े अपराधी के पास अगर उसके AK-47 है तो उसके हर कुकर्म को, हर अपराध को हम स्वीकार कर लें। अगर मुल्क यही चाहता है, लोग ऐसा ही सोच सकते हैं, तो हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। याद रखिए, भारत वो मुल्क है जो सारे देशों का सम्मान करता है, स्वाधीनता की उनकी सम्मान करता है, पर इस बात की इजाज़त कि हमारे देश में आकर के आप जगह जगह आतंकवाद फैलाएं, जगह जगह घुसपैठिए भेजें, जगह जगह आप उपद्रवी तत्वों को भेजें, जगह जगह आप देश को अशांत करना चाहें, ये कौन मुल्क दुनिया का एफोर्ड कर सकता है? पश्चिम में एक कोई छोटी घटना होती है तो उस मुल्क के लोग दूसरे देशों में जाकर के उन अपराधियों को पकड़ते हैं। हमारे देश में तोड़फोड़ की कितनी घटनाएं और बम विस्फोट की घटनाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन गई थी। बंबई विस्फोट आप भूल गए हैं, आप बनारस में विस्फोट भूल गए, आप दिल्ली के विस्फोट भूल गए। देश के सारे हिस्सों में दिन में, रात की बात छोड़ दे, दिन में निकलना नामुमकिन था कि कहां कभी बम विस्फोट हो जाए। तो क्या ऐसे हथियारों को रह करके इस तरह की चीजों को प्रश्रय देने की नीति को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, या हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा सम्मान जो है उसका भी अगला सम्मान करे, हम भी उसके
सम्मान करेंगे। सम्मान हमें बराबरी पर एक दूसरे को देना चाहिए, एक दूसरे की सार्वभौमिकता, एक दूसरे की मर्यादा का सम्मान करते हुए।